नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यात्रा में। आज हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, इसको इंग्लिश में भी बोला जाता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको नोट्स के माध्यम से पूरे चीज़ों को समझाने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। और कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का मतलब, यानी अभिक्रिया का मतलब होता है कि नया पदार्थ का निर्माण होता, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो एग्जाम में तो वैसे नहीं लिखना है। अगर पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो नया पदार्थ का बनना क्या रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, वैसे नहीं। हम लोग एक पूरा बढ़िया से प्रोसेस से, यानी इसका परिभाषा लिखेंगे। तो कहेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, यहाँ पे नया पदार्थ जरूर बनना चाहिए, ठीक है, तब उसे क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो देखिए, एग्जाम्पल इसका जो है क्या है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब जल का निर्माण होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे ही नहीं मिला देने से, चाहे कोई भी चीज़ को ऐसे ही अगर मिला देंगे तो क्या होगा कि वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी जल का निर्माण, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तब भी जल का निर्माण होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, आप समझ चुके हैं। तो आगे हम लोग बहुत इसके बारे में, इसके प्रकार के बारे में समझने वाले हैं, तो आपको पूरी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या है, यानी इसका विशेषता क्या है, कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया कहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि जैसे अवस्था में अगर कहीं परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे दूध से दही का बनना। तो दूध आप जानते हैं कैसा क्या होता है, वो द्रव अवस्था में होता है, जो दही जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं दूध से दही का बनना, तो अवस्था में परिवर्तन हुआ। उसके बाद रंग एवं गंध में परिवर्तन, ठीक है। तो जैसे भोजन खराब हो जाता है तो क्या होता है, गंध देने लगता है। ये आपको जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी लक्षण जो है, इसका जो एग्जाम्पल हम लिए हैं वो घरेलू एग्जाम्पल लिए हैं, आसान एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, थर्ड नंबर जो है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब होता है कि कुछ पदार्थ बच जाना, ठीक है, कुछ ठोस पदार्थ बच जाना। तो जैसे कोयला का जल का राख बनना। तो कोयला जब जलता है तो जल जाता है, उसके बाद क्या बचता है, राख बचता है, ठीक है। तो जो राख हो गया वो क्या है, अवक्षेप है। जैसे जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल जलता है तो राख तो नहीं बनता है ना, वो डायरेक्ट पूरी तरह से जल जाता है, ठीक है। लेकिन कोयला जब जलता है तो उसमें फाइनल में आके राख बचता है, तो वो जो राख होता है वो क्या होता है, अवक्षेप होता है। ऐसे आप समझ सकते हैं, बाकी बहुत सारा एग्जाम्पल इसका हो सकता है। उसके बाद है गैस का निकलना। तो गैस का निकलने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो मोमबत्ती जब जलता है तो देखिएगा कि धुआं निकलता है, ठीक है। तो वही धुआं जो है वो क्या है, गैस है। उसके बाद फिफ्थ नंबर जो है वो ताप में परिवर्तन। जैसे चूना को जल में डाला जाता है तो क्या होता है कि जब मार्केट से आप चूना लाते हैं, उसको जल में डालते हैं तो वो खौलने लगता है, ठीक है। तो वो खौलने लगता है, इसका मतलब वहाँ पे ताप में परिवर्तन हुआ, ताप अधिक हो गया, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के ये 5 लक्षण हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण, किसके बारे में बात करते हैं, रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया का हम लोग बात करेंगे, बहुत सारा इसका प्रकार है, 13-14 को प्रकार हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो उसका हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको जब तक नहीं समझिएगा, जब तक आपको आगे चैप्टर में बहुत सारी दिक्कत होगी, ठीक है। यानी बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा लिखा हुआ, तो उसको समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो देखिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको इंग्लिश में
केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है रासायनिक समीकरण? समझिए कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद, अब ये अभिकारक उत्पाद क्या है आगे आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी समझिए उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी अभिकारक और उत्पाद की जगह पे उसके क्या करते हैं, रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, तब उसे रासायनिक समीकरण बोला जाता है। ठीक है, आपको ये परिभाषा इसका हो गया। इससे बेटर परिभाषा आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में या संकेत या सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है तब उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी परिभाषा याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे क्या बोला है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में, तो संक्षिप्त में ऐसे लिख दिए, जैसे यहाँ पे आपको देखिए ऊपर में, जैसे यहाँ पे आपको लिखे हैं कि जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब जल का निर्माण होता है। इतना बड़ा लिखना, ठीक है, इतना बड़ा लिखना है। ठीक है, इससे बेटर है कि इसको संक्षिप्त में लिख दे, तभी तो समझ में आ रहा है ना कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे लिख दे तब भी हमको समझ में आ रहा है। गिब्स का मतलब कि अभिक्रिया हुई है, इसका मतलब यानी तीर का मतलब होता है कि इधर तीर के जो दाहिने साइड है ये जो है इधर क्या है, अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी हम लोग दर्शा सकते हैं, यानी संक्षिप्त में लिख सकते हैं, या इसको संकेतों के माध्यम से, यानी हाइड्रोजन का संकेत H होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, और इसको सूत्रों के माध्यम से, यानी जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, ऐसे भी हम लोग कितना आसानी से लिख दिए। ठीक है, तो इसी को हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं। आगे बात समझ में, रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आपको परिभाषा जो मन करे वो आप याद कर लीजिएगा। अब बात हम लोग करते हैं कि ये अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद की बात हम लोग करते हैं, क्या होता है समझिए। तो देखिए अभिकारक यानी रिएक्टेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट, अभिकारक। तो देखिए ये अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक का ही दूसरा नाम अभिकर्मक, प्रतिकारक है। आगे बात समझ में, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उसको अभिकारक बोला जाता है। जैसे यहाँ पे आप समझिए, ये जो H2+O2 है ये क्या है, अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। और यहाँ पे आपको मान लीजिए उत्पाद की बात किया जाए तो उत्पाद क्या होता है, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट बोला जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं उसको उत्पाद बोला जाता है, या इसको प्रतिफल भी बोला जाता है। आगे बात समझ में, तो ये आपका जो H2O है यानी जल जो बना है ये क्या है, ये उत्पाद है यानी प्रतिफल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। एक बार और समझिए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ वो उत्पाद होते हैं। या यहाँ पे समझाया गया है कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो तीर है, ठीक है, तो तीर के दाहिने साइड जो है दायां बगल उत्पाद होता है और तीर के बायां साइड क्या होता है, अभिकारक होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि इधर वाला जो है बायां साइड वाला अभिकारक और दायां साइड वाला उत्पाद होता है। ठीक है, अब बात हम लोग करते हैं, एक और नोट याद रखिएगा कि दो अभिकारकों एवं दो उत्पादों के बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं, जो आपको आगे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, अभिकारक है, तो इसके बीच में क्या प्लस का साइन दिया गया है। ठीक है, आगे आपको उत्पाद में भी प्लस का साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब बात किया जाए कि लिखावट के आधार पर रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो देखिए रासायनिक समीकरण के प्रकार बहुत सारा प्रकार होता है, बहुत सारे नहीं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे एक संतुलित और असंतुलित आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि समझिए, क्योंकि लिखावट के आधार पर भी हमको समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात किया जाए
लिखावट के आधार पर, तो एक शब्द समीकरण होता है। क्या होता है? शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को शब्दों के रूप में दर्शाया जाए, किसके रूप में? शब्दों के रूप में अगर लिखा जाए तो उसको शब्द समीकरण कहेंगे, और जहाँ पे संकेतों के रूप में लिखा जाए उसको सांकेतिक समीकरण कहेंगे। आपको समझ में आ गया कि सांकेतिक समीकरण का मतलब कि जब संकेतों के माध्यम से लिखा जाएगा तो वो सांकेतिक समीकरण होगा लेकिन उसी को अगर शब्दों के रूप में लिखा जाएगा तो वो क्या होगा? शब्द समीकरण होगा। ठीक है, आया बात समझ में? क्या होता है अब समझिए। यहाँ पे आगे हम लोग समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। बिना इसको समझे हुए संतुलित को नहीं समझ सकते हैं और असंतुलित को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है इसको समझिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखिए क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उनका विनाश होता है। यानी कोई भी अभिक्रिया होगा तो वहाँ पे द्रव्यमान का न तो निर्माण होगा और न ही उनका विनाश हो पाएगा। ठीक है, इसलिए कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। अब क्या होता है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम? ये 1 मिनट यहाँ पे समझिए। जैसे में यहाँ पे लिखा गया है H2 + O2 gives H2O। ठीक है, तो H2 लिखा गया है तो इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, आपको परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए, तत्वों की परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि एक यानी हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, और ये 2 है तो इससे 2 से गुना किया गया है। प्लस है तो प्लस यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु भार जो होता है वो होता है 16। कितना होता है? 16। आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि परमाणु भार को निकालने का एक तरीका भी है। अगर सम है तो डबल कर दो और विषम है तो डबल करके 1 जोड़ दो, उसमें कुछ अपवाद भी था। ठीक है, तो जिसकी बात हम लोग नहीं करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है अपवाद में है, इसका परमाणु संख्या भी 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद गिब्स। तो फिर यहाँ पे आया कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और 2 से गुना किया गया। ये कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस छुपा हुआ है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए सिर्फ। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, और फिर इसको सॉल्व किए तो 2 एकम 2, 16 दूनी 32। ठीक है, और इसको सॉल्व किए 2 और 16, और 32 और 16 मिल के 34 आ गया। यहाँ पे 2 और 16 मिल के 18 आया। तो बताइए, तो ये दोनों साइड बराबर थोड़े है, यानी दायां और बायां तो बराबर नहीं है। तो क्या ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको संतुलित करेंगे। क्या करेंगे जी? संतुलित करेंगे। और संतुलित करेंगे तब आप देखिएगा कि ये क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो रेड कलर से लिखा गया है अंक, तो उसका मतलब संतुलित किया गया है। ये हाइड्रोजन 2 है तो ये 4 बना है, यहाँ पे भी 4, और ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे भी 2 हो गया है। ठीक है, ये संतुलित हुआ है। आगे आपको समझाएंगे संतुलित क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, तो बात किया जाए कि अब इसको हम लोग निकालते हैं तो 2 गुना हाइड्रोजन है 1, और क्या बोला जाता है कि इससे 2 से गुना करा दिया गया है। उसके बाद प्लस है, ये 16 गुना 2 लिखा गया है। ये 2 दोनों में गुना हुआ है, ये 2 का मतलब दोनों से गुना किया गया है। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट 1 × 2। ठीक है, प्लस 16। आप यहाँ पे भी इसको लिखे गए हैं, सिर्फ 2 से गुना यहाँ पे कराया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये 2 दूनी 4 होना चाहिए, यहाँ पे मिस हो गया है। यहाँ पे आप 4 कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 2 दूनी 4 होगा, और 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 × इनको सॉल्व करने पर 18 आएगा, और 32 से 36 हो जाएगा। इधर आपका
18 दूनी 36 हो जाएगा। अब देखिए तो दोनों साइड क्या हुआ, बराबर आ गया। तो जब दोनों साइड बराबर आ गया तो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन हो गया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इधर जितना द्रव्यमान होना चाहिए उधर भी, यानी अभिकारक में जितना द्रव्यमान लीजिएगा उतना ही उत्पाद में भी लेना पड़ेगा, यानी आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, संतुलित हुआ है, तब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार ये दोनों बराबर आया है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो बराबर आया है। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे संतुलित में क्या होता है कि दायां बायां दोनों बराबर आता है। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आ गया होगा। आप वीडियो देख रहे हैं, अगर नहीं एक बार में समझ में आया होगा तो आप बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये लाइव क्लास थोड़े चल रहा है। अब समझिए यहाँ पे उसके बाद क्या है कि असंतुलित, अब रासायनिक समीकरण के प्रकार हम लोग दो और प्रकार हम लोग देखेंगे, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण और एक संतुलित रासायनिक समीकरण। ये दोनों देख के और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोक देंगे, यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है कि क्या किया जाए, इसको रहने दिया जाए, इसको चलिए थोड़ा सा और है, उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया प्रकार को देखेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तो सबसे पहले बात किए जाए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण की। ठीक है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या बराबर नहीं होते हैं, असंतुलित को हम लोग कंकालित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। तो ये होता है, यानी जहाँ पे समझिए कि इधर वाला यानी अभिकारक में और अभिकारक उत्पाद में अगर तत्वों की संख्या बराबर ना हो तो उसको असंतुलित कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है हाइड्रोजन दूगो है, इधर भी दूगो है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे दूगो है, लेकिन यहाँ पे कौगो है, एक गो है, बराबर नहीं है। Fe यहाँ पे कितना है, एगो है, यहाँ पे 3 गो हो गया, बराबर नहीं है। तो जहाँ पे बराबर नहीं रहेगा उसको हम लोग असंतुलित कहेंगे। और वही सिंपल सा काम है कि अगर बराबर हो गया तो उसको क्या कहेंगे, संतुलित, यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए संतुलित क्या होता है, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, यानी इधर बराबर करना है, अगर बराबर नहीं है संतुलित, अगर असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको संतुलित भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो आपको समझ में परिभाषा आ गया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पादों में तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिए कि जैसे यहाँ पे रेड से जहाँ पे अंक रखे हैं, यानी जो रेड कलर से लिखा गया है उसका मतलब वहाँ पे अपने से रखा गया अंक। ठीक है, असंतुलित को संतुलित आपको करना पड़ेगा। पहले जो था वो यहाँ पे देखिए अभिकारक में जो H2 था और ये H2 था। ठीक है, तो देखिए H2 यानी दूगो हाइड्रोजन था, इधर भी दूगो था। ऑक्सीजन यहाँ पे कौगो था, दूगो था, इधर नहीं था, तो इधर हम लोग 2 लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं, 2 लगा दिए, तो ऑक्सीजन 2 गो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इसके चक्कर में कौगो हो गया, 4 गो हो गया, इसलिए यहाँ पे भी 2 लगाया गया है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे समझाना बहुत ही मुश्किल होगी, इसको कैसे बनेगा आप कहिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए एक बोर्ड पे वीडियो बना के संतुलित का डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, या किसी और का वीडियो आप देख सकते हैं संतुलित करने के लिए। अगर आप कहिएगा तो हम बोर्ड पे भी आपको समझा सकते हैं, बोर्ड पे समझा देंगे। तो एक और संतुलित रासायनिक समीकरण को एक और विधि से संतुलित किया जाता है, जिसका नाम जो है वो बीजगणितीय विधि है, उससे भी आप संतुलित कर सकिएगा। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको समझना हो तो, नहीं तो यहाँ से समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद है कि जैसे यहाँ पे समझिए Fe प्लस H2O, ये रेड वाला जो है उसको हम लोग थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। तो Fe प्लस H2O, तो ये जंग का सूत्र होता है Fe3O4
ठीक है, और H2 गैस निकलता है। तो देखिए हम लोग अब बराबर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो Fe है ये इधर 3 गो है, कितना है Fe 3 है, लेकिन इधर 1 है और इधर कितना है 3 है, ठीक है। तो इसको बराबर करना पड़ेगा, तो इधर 3 से हम लोग गुना कराएंगे, ठीक है, प्लस बीच में साइन देना है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इधर 2 गो है, तो ये तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 गो है, यहाँ पे 4 गो है, तो इसको हम लोग को बराबर करना पड़ेगा, यानी 4 से इसमें गुना कराना पड़ेगा। तो जब 4 से यहाँ पे हम गुना कराए हैं, तले पता चला है क्या, 4 से जैसे गुना कराए हैं तले ये तो हाइड्रोजन 8 गो हो गया ना, ये हाइड्रोजन ये 4 दूनी 8 गो हो गया, तो इसको भी 4 से गुना कराना पड़ेगा, तो ये 8 गो हो गया। अगर बोर्ड रहता तो आपको बढ़िया से लिख के समझाते, ठीक है, ऐसे भी आपको समझ में आइए गया होगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा, जैसे होगा वैसे देखा जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक नोट याद रखेंगे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, ठीक है। क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसको संतुलित क्यों किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा कि इसका समीकरण का प्रकार इसका परिभाषा आप लिख लीजिएगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को समाप्त कर दिए। अब आपका बच गया अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो इसमें देखिए एक और वीडियो आएगा अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, और उसके बाद इसका बहुत सारा मान लीजिए प्रकार है, लगभग 13-14 प्रकार है, उसको समझाएंगे। उसके अगला पार्ट में एक और में संचारण, ये विकृत गंधिता, ठीक है, वो सब चीज़ पढ़ा देंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर जो है उसको करा देंगे, ठीक है। ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लगभग 3 पार्ट में ये चैप्टर पूरा बनेगा, ठीक है। आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में अच्छी अच्छी बातों को लिखिए, और क्या नहीं समझ में आया इसको भी आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है।